जय हिंद बच्चों। जय हिंद सर। आज हमारे बीच कुमारी सानू चौधरी जी उपस्थित हैं। एमपीपीएससी 2021 का जो हाल ही में रिजल्ट आया है उसमें असिस्टेंट कमिश्नर यानी कि सहकारिता आयुक्त और सहायक परीक्षक सहकारिता की पद पर इनका चयन हुआ है। डिपार्टमेंट में इनकी नहीं दूसरी है, तो हम चाह रहे थे कि बच्चों से एक बार मुखातिब हो जाए और बच्चों को ये बताएं कि तैयारी के दौरान बच्चों को क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और तैयारी में किन किन चीजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसी पर चर्चा करने के लिए आज सानू चौधरी जी आपके साथ में उपस्थित हैं, जिनमें बच्चों के जो जो सवाल रहेंगे आप लोग उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सानू चौधरी जी लक्ष्य अकेडमी बालाघाट की नियमित फाउंडेशन बैच की विद्यार्थी रही हैं और लगभग 1.5 से 2 साल तक सतत अध्ययन यहाँ पर इन्होंने किया है। उसके पश्चात आगे की कहानी वो स्वयं ही बता देंगे। इसी कड़ी में मैं बघेल सर और शुभम सर से अनुरोध करता हूँ कि सामू को सम्मान करें। इसके पश्चात आप लोगों के जो भी सवाल होंगे आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं और मतलब खुल के सवाल पूछिए कि आखिर में पीएससी क्या है, उसकी जर्नी कैसे है और अगर आगे आप लोगों को किसी को भी आगे जाना है तो वो किस तरह से जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। जय हिंद दोस्तों। आवाज आ रही मेरी लास्ट तक? आ रही ना? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा पूरा नाम है शानू चौधरी और मैं बालाघाट जिले के हट्टा के ग्राम खैरगांव की निवासी हूँ। आप सभी लोग मेरे पड़ोसी हैं एक प्रकार से, है ना? तो हाल ही में जारी हुई मध्य प्रदेश लोक सेवा परिणाम 2021 का रिजल्ट आया, जिसमें मेरा चयन असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में मेरा चयन हुआ है। और मुझे इस बात के लिए बहुत ही आज गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं आज इस परिचय के साथ उसी क्लासरूम में उपस्थित हूँ जहाँ से मैंने अपने इस सफर की शुरुआत की थी। तो मुझे आदरणीय सर को और पूरी लक्ष्य टीम और आप सभी को यहाँ पर देख के सच में बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और मैं इस सेशन के माध्यम से ये उम्मीद कर रही हूँ कि निश्चित रूप से आप लोग मुझसे कुछ नया सीखेंगे और मैं भी उत्साहित हूँ आप लोगों से कुछ नया सीखने के लिए। जब सिलेक्शन के बाद जब आदरणीय सर साहू सर जी से मेरी बात हुई तब उन्होंने कहा कि हाल ही में आप लोग के प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले हैं, तो एक बार एक ऐसा सेशन हम लोग रख ले जिसमें आप लोगों से कुछ डायरेक्ट बातचीत हो जाए, जिसमें कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बात हो जाए। और हमारे बीच में बालाघाट के और भी कुछ दूसरी तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट यहाँ पर बीच में मौजूद हैं, जिनके मन में बहुत सारे ऐसे संशय है, ऐसी दुविधा, ऐसे प्रश्न है कि क्या बालाघाट में रह के भी सिलेक्शन हो सकते हैं, क्या हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे भी क्या ऐसे बड़े पद पर जा सकते हैं, या जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो कैसे पढ़ते हैं, क्या बड़े संस्थानों से पढ़ने वाले बच्चे सिलेक्ट होते हैं क्या, या फिर बड़े शहरों में रहने से ही सिलेक्शन होते हैं क्या, या फिर वो बहुत ही रिच बैकग्राउंड से आते हैं क्या। ऐसे बहुत सारे हजारों उनके बीच में मन में प्रश्न होते हैं और ये वाजिब भी है, क्योंकि जब मैं भी तैयारी के फेज में थी तो ऐसे बहुत सारे मेरे मन में डाउट हुआ करते थे। तो आप लोगों के ऐसे चेहरे देख के मैं भी अपने तैयारी के दिन याद कर पा रही हूँ। तो निश्चित रूप से आप और मैं दोनों ही बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो इसी दुविधा को आज दूर करने के लिए एक नॉर्मल डिस्कशन करने के लिए आज हम लोग मिल रहे हैं। तो सर के मार्गदर्शन में आज ये सेशन हो रहा है, तो पुनः सर को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे सकारात्मक माहौल में आने का और आपसे मिलने का मुझे अवसर प्रदान किया है। तो थैंक यू सो मच सर। पुनः लक्ष्य टीम को मेरा धन्यवाद है हृदय से। और जिस सेशन के जिस उद्देश्य से हमने शुरुआत की है, चलिए अब उसकी शुरुआत करते हैं। आप लोग मुझसे मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, हम लोग आराम से बातचीत कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी हेजिटेशन मन में मत रखिए, क्योंकि मैं इसी क्लासरूम के स्टूडेंट हूँ जैसा मैंने कहा। तो आप लोग मुझसे एज अ फ्रेंड, एज अ बड़ी सिस्टर आप लोग मुझसे बहुत ही कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हैं। तो जो भी आपके मन में डाउट है आप निश्चित आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बताइए क्या डाउट है आपके? सबसे पहले सब लोग बधाई दीजिए। थैंक यू सो मच।
आज ये अवसर मुझे मिला है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आने वाले 1-2 वर्षों में आपका भी इस प्रकार से स्वागत होगा और ये जर्नी लंबे समय तक चलती रहेगी। हर साल कुछ ना कुछ स्टूडेंट, चाहे पीएससी के ही नहीं, चाहे यूपीएससी हो, नीट हो, पीएनएसटी हो और एमपी पुलिस हो और भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, तो बाकी बच्चे सिलेक्शन लेंगे और इस प्रकार के शुभ अवसर उन्हें भी प्राप्त होंगे, तो ऐसी उम्मीद के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जिनके मन में जैसे भी प्रश्न पूछ लीजिए। शानू जी, सबसे पहले आप बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही? जी। देखिए मेरी जर्नी की शुरुआत हुई है कॉलेज के सेकंड ईयर से, क्योंकि जैसा मेरा स्कूल का बैकग्राउंड रहा है, मैं पढ़ाई में ठीक-ठाक स्टूडेंट थी, तो पहले मेरा था कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ। लेकिन मैंने जेईई का ट्राई भी किया, मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, उसमें मेन बोलते हैं, प्री जो उसको मेन बोलते हैं उसमें और एक एडवांस भी होता है। तो यहाँ पर आदरणीय कलेक्टर सर के महोदय के नेतृत्व में यहाँ पर गुरुवाणी नाम की क्लासेस चलती होगी, शायद आपको याद होगा, अब नहीं चलती है। उस टाइम पे चलती थी, मेरा सिलेक्शन भी हुआ था और मैंने इंजीनियरिंग के लिए ट्राई किया था, लेकिन मेरा एडवांस कुछ नंबरों से रुक गया था। तो फिर मैं थोड़ी डिप्रेस हो गई थी जब फर्स्ट ईयर में थी कि मैं ठीक-ठाक स्टूडेंट होने के बावजूद मैं क्या कर रही हूँ, जबकि इंजीनियरिंग मेरा सपना था। तो वहाँ पे मुझे बहुत डाउन फेजेज़ आए थे। लेकिन जब कॉलेज के माहौल में गई तो मैंने एनएसएस जॉइन किया था, तो एनएसएस की मैं एक वॉलंटियर रही थी और जब हमारे कॉलेज में आपको याद होगा कोई पीजी कॉलेज से यदि कर रहा हो, तो वहाँ पे करियर मेले जैसे आयोजन होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो वर्तमान में पदस्थ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है और उन्होंने जो भी अपने कार्य क्षेत्र में जो भी उन्होंने कार्य किया होता है, उनके बारे में अनुभव साझा करते हैं। तो वहाँ से देखकर, सीखकर मुझे पता चला कि सिविल सर्विसेज जैसी भी कोई चीज़ होती है और वो भी एक हमें बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल करवाती है कि जिसमें हम अपनी क्षमताओं को बहुत बेहतर तरीके से उसमें एनहांस कर सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। तब मुझे पता चला तो वहाँ से सर मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में जानकारी हुई। तब जानकारी के दौर में फिर मेरा संपर्क ऐसे लोगों से हुआ जो तैयारी कर रहे हैं। मुझे पता चला कि आदरणीय साहू सर यहाँ पर पीएससी की कक्षाओं के लिए मार्गदर्शन देते हैं, तो मेरा जब संपर्क हुआ कुछ इन्हीं के सर की क्लास के कुछ सीनियर स्टूडेंट से। उन्होंने मुझे कहा कि यदि आपको पीएससी करना है तो पीएससी इतनी आसान नहीं होती है, 3 स्टेजेस होते हैं, तो शुरुआत में बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था। तो उन्होंने बताया कि आप एक बार सर से मिलिए, वो बताएँगे आपको कि कैसे क्या होता है। तो फिर मैं सर से मिलने आई तो सर ने कहा कि 1-2 बार क्लासेस बैठ के देखो, सीनियर के साथ संपर्क करो, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने इसी क्लासरूम से अपनी क्लासेस शुरू करी। 2-4 दिन क्लास आई तो मुझे थोड़ा-थोड़ा समझ में आया कि ऐसा कुछ होता है। तो शुरुआत में मैं वो स्टूडेंट थी कि शुरुआत में आई, 2 दिन क्लास किए और फिर बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर तबीयत खराब हो गई और फिर नहीं आना है, ऐसा समझ में आ गया क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत टफ। क्योंकि जिस दिन मैंने क्लास में एंटर की थी, उसी दिन यहाँ पर क्लास में मेंस का टेस्ट हो रहा था और मेंस का टेस्ट मतलब मेरे बस की बात नहीं थी क्योंकि वो क्लास का मेरा पहला दिन था। तो क्लास का पहले दिन और उसमें मेंस का टेस्ट हो जाना, तो वो मेरे लिए बहुत ही भारी क्लास पड़ गई थी। तो ये बहुत ही फनी इंसिडेंट था कि सब सोच रहे थे कि ये स्टूडेंट अब तो गायब हो गई, गोल हो गई, अब नहीं आएगी। लेकिन फिर एक कमबैक हुआ 1 सप्ताह बाद और फिर से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी। तो उस दिन के बाद से मैं सर के संपर्क में निरंतर मैं तैयारी करती रही और फिर जब 1 सप्ताह बाद मुझे चीज़ें समझ में आई और आंसर राइटिंग मैंने शुरुआत से ही मतलब मेरी सर तैयारी का ये मैं पहलू कहूँगी कि मैंने तैयारी के शुरुआत से ही आंसर राइटिंग मैंने शुरू कर दी थी। इवन एक प्रकार से देखा जाए तो पहले दिन मैंने तैयारी का मेंस का टेस्ट लिखा है। टेस्ट के पहले मतलब तैयारी के पहले दिन। तो तब से तैयारी शुरू होती रही और सर ने मुझे क्लास में जब मेरे आंसर देखे थे, सर के मार्गदर्शन में ही आंसर लिख रही थी, तभी सर ने मुझे कहा था कि आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है, आप ठीक कर रही हैं, ठीक होमवर्क कर रही हैं। तो उन्होंने ही मुझे क्लास में कह दिया था कि आप शुरुआती अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लोगी। तो मुझे सुन के ऐसा लगा कि पता नहीं सर ने कैसे बोल दिया, लेकिन वास्तव में मुझे आज समझ में आ रही है कि सर के पास जो एनालिसिस है, वो जो बच्चों को देखकर एनालिसिस रखते हैं अपना, अपने अनुभव के आधार पर, तो वो वास्तव में खराब नहीं जाता है। तो मैं कभी-कभी सर का ऐसा मतलब जब उन्होंने कहा था तो इसी बात को बार-बार रिकॉल करती थी जब भी मैं डिमोटिवेट हो जाती थी। तो फिर सर की बात हमेशा मुझे याद आती थी कि सर ने मुझे पहली क्लास में मतलब पूरी क्लास के सामने मुझे कहा था कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ले लोगे, तो फिर मुझे वही बात याद आती थी, मोटिवेट होती थी और फिर मैं करते रही। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे जब कुछ समय तक क्लासेस की और क्लासेस खत्म होने के बाद मैं सर के संपर्क में नहीं रही। उसके बाद भी इवन प्री हो, मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, इवन इंटरव्यू के 1 दिन पहले तक भी मुझे सर ने चीज़ें समझाई हैं कि क्या होता है कि इंटरव्यू में हमारे बालाघाट से नक्सलवाद और जनजाति बहुत ही हाइलाइटेड टॉपिक होते हैं। तो इन पे हमें इंटरव्यू में हो सकता है क्वेश्चन होने की पूरी संभावना रहती है।
तो कल मेरा इंटरव्यू 29 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था और उसके पहले मतलब 28 के शाम को सर से मैं पूछ रही थी कि सर इससे मैं कैसे आंसर करूँगी? सर मैंने करंट अफेयर्स के ये टॉपिक तैयार कर लिए हैं, इतने में हो जाएगा क्या? तो सर मुझे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई थी। तो इतनी बड़ी जर्नी का मैं यदि उसे कंक्लूड करना चाहूँ तो कंक्लूड यही है कि तैयारी की शुरुआत से लेके अब तक मैं सर के मार्गदर्शन में बनी हुई हूँ और पूरी तैयारी को इवन ऐसा है कि मैं सर से इवैल्यूएट करवाते रही हूँ। तो इस प्रकार से मेरी ओवरऑल जर्नी रही है। ये इतनी स्मूथ नहीं रही थी, बहुत अप एंड डाउन्स भी आए हैं। तो अप एंड डाउन्स तो ठीक है, लेकिन जो सिलेक्शन होता है अप्रोच से होता है, तो चीज़ें करते रहे, चेक करवाते रहे, चीज़ों को इवैल्यूएट करते रहे, गलतियों से सीखते रहे और बस सतत बने रहे, तो आज फाइनली सिलेक्शन तक पहुँच पाए हैं। सर इस प्रकार से हमारी जर्नी रही। और कोई बताइए और कुछ? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। इसके बाद क्या महसूस कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या बदलाव आया? चयन के बाद से बैठ जाइए। जिस दिन से पीडीएफ आई है उस दिन से जब जिस दिन मैंने सिलेक्शन अपना देखा था तो वास्तव में मतलब सच कहूँ तो आंसू आ गए थे मेरे तो। जब मैं पापा से बात कर रही थी कि पापा फाइनली मेरा हो गया और इतनी बड़ी पोस्ट पे हुआ है, तो वो मेरे लिए अभी तक के जीवन का सबसे यादगार मेरे लिए वो लम्हा था। और सिलेक्शन के बाद से ये हुआ कि मुझे ऐसा सिलेक्शन के बाद लगा कि मैं इतनी सोशली सब लोगों से अटैच हूँ। उसके पहले ऐसा नहीं लगता था, उसके पहले ऐसा लगता था कि मैं कहीं न कहीं आइसोलेट हो गई हूँ। क्योंकि तैयारी मतलब इतने फोकस्ड हो गए थे कि बहुत कम लोगों से अब जुड़ाव हो पा रहा था। इवन तैयारी में इतने कम लोग, अब फ़ोन में कॉन्टैक्ट भी, मेरा व्हाट्सएप भी इतना सुना-सुना सा हो गया था, टेलीग्राम भी इतना सुना-सुना सा कि ऐसा लगता था मेरा सोशल मीडिया पे कोई अस्तित्व भी है क्या नहीं। लेकिन जिस दिन सिलेक्शन के बाद से देखे तो इतने सारे लोगों के मैसेज आए, बधाइयाँ आई और जो घर में भी बधाइयाँ आई, तो फिर समझ में आया कि नहीं, मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ और बहुत सारे लोग मुझसे भी जुड़े हुए हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ, पहली चीज़ तो खुशी इस बात की कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे अननोन नंबर से भी मैसेज आ रहे थे, तो ऐसा लगा कि चलो ठीक है, हो गया सिलेक्शन। तो बहुत खुशी हो रही थी और परिवार वाले पृष्ठभूमि में मैं बताऊँ तो वो लोग मुझसे ज़्यादा खुश हैं। उनके फ़ोन मेरे से ज़्यादा बिज़ी आ रहे हैं। मतलब यदि मैं सिलेक्शन के बाद से यदि मैं उन्हें फ़ोन लगा रही, मैं उस टाइम पे इंदौर में थी, तो मैं उन्हें फ़ोन लगा रही हूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि "तू अभी रख दे, मुझे अभी फ़ोन आ रहे हैं बधाइयाँ देने के लिए मेरे दोस्तों के, रिश्तेदारों के, तो आप अभी फ़ोन रख दो, हमें उनसे बात करनी है।" तो उनका एक अलग ही खुशी का माहौल है। तो बहुत ही सैटिस्फाइंग ये फीलिंग है। तो मैं कहूँगी कि जो मेरा 3 साल का जो सफ़र रहा है, तो वो सिलेक्शन के बाद क्या हुआ कि जो शुरुआत के जो 5 मिनट थे, उसमें मेरे आँखों के सामने से वो सफ़र के अप एंड डाउन्स जो भी चीज़ें हुई है मेरे साथ, वो मेंस के टेस्ट याद आ रहे थे जिसमें हाथ दर्द होने लगते थे, मेंस के पेपर याद आ रहे थे जिसमें 6 दिन हम कैसे जाते थे, कैसे आते थे, कोई क्वेश्चन का छूट जाना, किसी क्वेश्चन का आंसर ठीक-ठीक लिख पाना, किसी को बहुत अच्छा लिख पाना, मतलब जो भी जर्नी रहती थी। प्रीलिम्स में 1 रात पहले की वो जो धक-धक होती है, सारे एस्पिरेंट्स क्लिक कर पा रहे होंगे अभी, और फिर रिजल्ट आने की जो धक-धक होती है, मतलब ये जो हर चीज़ जो थी, एकदम मेरी आँखों के सामने से 2x की स्पीड से गुज़र रही थी उस टाइम पे। तो बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग थी, बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी और इस बात को लेकर थोड़ा इमोशन भी बह रहे थे आँसुओं के माध्यम से। तो बहुत सैटिस्फाइंग फीलिंग थी और चेंज जैसा अभी तक तो कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है, बस इतना है कि बहुत सारे लोगों से अब इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे इस टाइप का भी जो हो रहा है, आप लोग से मेरी बातचीत हो रही है, तो ये एक चेंज ही है मेरे लिए, क्योंकि ऐसा एज़ अ स्टूडेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। घर में भी बहुत ही चहल-पहल सी बनी रहती है, व्हाट्सएप भी आजकल हरा-भरा सा दिखाई देता है क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं, टेलीग्राम पे मैसेजेस रहते हैं, कॉल पे पहले कस्टमर केयर के अलावा कोई याद ही नहीं करता था। लेकिन वो भी रिचार्ज खत्म हो जाता था तब तो ऐसा लगता था बेस्ट फ्रेंड के नाम पे सिर्फ कस्टमर केयर ही है जो हमारे विपरीत परिस्थितियों में हमें याद करती है। लेकिन नहीं, अब फ़ोन आते हैं, कांग्रेचुलेशन बोले जाते हैं, तो अच्छा लग रहा है, पॉज़िटिव बहुत अच्छी खुशी हो रही है, इस टाइप से। बालाघाट शिक्षक क्षेत्र में आगे यूपीएससी परीक्षाओं का चयन लगातार हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। ये हमारे लिए सच में बहुत ही खुशी की बात है कि बालाघाट शिक्षा में बहुत ही अव्वल जिलों में अपना स्थान रख रहा है और पिछले कुछ सालों से हम देखें तो पीएससी में चयन के मामले में भी बालाघाट बहुत आगे। इसमें खुशी की बात ये है कि यहाँ का जो माहौल और यहाँ के जो बच्चे हैं, चूँकि हम लोग एक गरीब और मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आते हैं, तो यहाँ के बच्चों के जो डीएनए में एक मेहनत और ईमानदारी वाले गुण देखे जाते हैं और ये एक ऐसे गुण होते हैं जो कि बचपन से ही मतलब उसके अंदर एक संघर्ष की भावना
चालू कर देते हैं। और क्यों ना ये पीएससी हो, यूपीएससी हो, नीट हो, जेई हो या कितनी भी बड़ी एग्जाम क्यों ना हो, ये 2 चीजें ऐसी होती है, मेहनत और ईमानदारी, जो आपको किसी भी एग्जाम को या जीवन के बड़ी विपरीत परिस्थितियों को भी का सामना करने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो बालाघाट के स्टूडेंट में ये चीजें जेन्युइन ही मिलती है। तो चाहे बालाघाट का स्टूडेंट बालाघाट में रह के तैयारी करे या दिल्ली में रह के तैयारी करे या इंदौर में जहाँ पर भी रह के तैयारी करे, तो ये चीजें जब उसके जहन में बसी हुई है तो वो बहुत ही मेहनत और पूरे 100% साथ तैयारी करता है। तो उसी का ये परिणाम रहता है कि बालाघाट के स्टूडेंट बहुत जल्दी सिलेक्शन ले लेते हैं। और दूसरा कारण ये है कि चूंकि वो अपने परिवार को देखता है, उसकी पृष्ठभूमि देखता है, तो उसका ध्यान लग्जरियस चीजों को छोड़ पढ़ाई और जो चीजें आउटपुट देती है उस पर ज्यादा रहता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही, ये हमारे लिए बाकी बच्चों या बाकी जिलों के बच्चों की तुलना में देखे तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा एज है कि ये 2 चीजें हमारे पास है। और जिस प्रकार से बालाघाट में कुछ सालों से जो कंपटीशन का माहौल देखा जा रहा है, ये भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यहाँ पे पीएससी के लिए काफी हेल्दी कंपटीशन भी देखा जा रहा है। बहुत सारी कोचिंग्स यहाँ पर अब टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाने लग गई है। जैसे सर से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज लग रही है, मेंस की हो, प्रीलिम्स की हो, तो अब मार्गदर्शन भी यहाँ पर सबको मिलने लग गया है। तो अब उसका ये परिणाम है कि आ रहा है कि अब धीरे-धीरे सिलेक्शन भी होते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभी तक जितने सिलेक्शन हुए हैं, आने वाले समय में दोगुने सिलेक्शन हमें देखने मिलेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अभी सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं, तो अभी बालाघाट में देखा जाए तो मॉक इंटरव्यूज का उतना बालाघाट में नहीं है। बाकी प्री और मेंस की तैयारी तो बालाघाट से संभव है, लेकिन मॉक इंटरव्यूज का नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं कि मॉक इंटरव्यूज के लिए भी बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। तो फिर एक प्रकार से हम होलिस्टिक ऐसे देखें, यदि मैं इस पे पीएससी सेंट्रिक में बातें कर रही हूँ कि यहाँ पे प्री मेंस या फिर मॉक इंटरव्यू जो भी हो, सारी चीजें बालाघाट में अब धीरे धीरे अवेलेबल होने लग गई है। तो अब निश्चित रूप से जितने सिलेक्शन पिछले वर्षों में हुए हैं, आने वाले वर्षों में बालाघाट से और ज्यादा सिलेक्शन होंगे, जिस हिसाब से तैयारियां चल रही है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा आगे। Thank you. और कोई प्रश्न? कांग्रेचुलेशन मैम, आप हमें ये बताइए कि प्रीलिम्स और इंटरव्यू की विस्तृत रणनीति के बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। प्री मेंस और इंटरव्यू, देखिए प्रीलिम्स अभी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स सब तैयारी कर चुके हैं। मैं बात करूंगी प्रीलिम्स की एक होलिस्टिक तैयारी के बारे में, जो नए स्टूडेंट्स अब जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, खासतौर पे उन पर बेस्ड होकर। तो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सबसे पहले चीज है कि आप मेंस का सिलेबस एक बार देख लीजिए, क्योंकि यदि हम एक बार मेंस पढ़ लेते हैं तो प्रीलिम्स आसान जाता है। क्योंकि एक बार आप प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस आप प्रॉपरली देखेंगे तो आपको इतना समझ में आएगा कि करीबन 60 से 70% सिलेबस जो होता है लगभग सेम ही होता है। बस टॉपिक्स में थोड़ा सा किसी टॉपिक को ज्यादा एम्फेसाइज करके प्रीलिम्स में दिया होता है ना। तो मैं कहूंगी कि यदि कोई स्टूडेंट्स अभी तैयारी शुरू कर रहा है तो उसके लिए ये जरूरी है कि जो हमारे पीएससी के जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इन बेसिक सब्जेक्ट्स पे अपने पहले अपनी समझ बना ले, है ना। यदि तैयारी कर रहे हैं और यदि आपके अटेम्प्ट को टाइम है तो एक बार आप बेसिक एकदम विस्तृत तरीके से आपको चीजें पढ़ना है, एकदम फास्ट नहीं पढ़ना है। तो एक बार आप मेंस का सिलेबस गो थ्रू कर लें, सारी यूनिट्स ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो स्टैटिक और जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, जैसा मैंने बताया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये वाली यूनिट्स को आप एक बार मेंस का गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद आपका यदि प्रीलिम्स एग्जाम है तो 2 महीने पहले आप प्रीलिम्स सेंट्रिक हो सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी मेंस स्पेसिफिक ही करनी है ना। फिर 2 महीने पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम है तो फिर प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस दिया हुआ है उसको ठीक ठीक एनालिसिस करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको एनालिसिस करना है कि किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब चूंकि आप एक बार मेंस पढ़ चुके हैं तो आपको लगभग चीजों का आइडिया लग चुका है। अब आपको प्रीलिम्स में क्या करना है, कुछ डेटा, कुछ फैक्ट, यही चीजें आपको रिवाइज करनी है। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। जैसे अभी 2020 का जो सिलेबस था उसमें तो ऐसा था कि जो 10वीं यूनिट है पूरी आयोग की थी, लेकिन अभी 2024 में अब सिलेबस चेंज हो गया है तो कुछ चीजें नई जुड़ गई है, कुछ चीजें हट गई है, इस प्रकार थोड़ा सा उसमें फेरबदल हुआ है। तो 2024 को लेकर यदि बात की जाए तो जैसे जनजातियों वाला पोर्शन इस बार नया जुड़ा है और स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसी यूनिट्स को लेकर हो रहे हैं। लेकिन आप एक बार देखेंगे तो ये चीजें पहले भी पूछी जाती थी। जो 2000 पिछले पेपर देखेंगे 20 का, 21 का, 22 का, 23 का पिछला पेपर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जनजातियों से प्रश्न पहले भी आ रहे थे। तो जनजातीय प्रश्न इस बार भी आएंगे, बस इस बार उसने ज्यादा ही स्पेसिफिक करके यूनिट 10 बना दी है जनजातियों की। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी में यही देखा जाएगा कि जो स्टैटिक सब्जेक्ट है वो आपके ठीक ठीक हो जाएं
और उसके बाद 10वीं यूनिट के लिए आप जनजातियों के लिए निर्माण की अच्छी बुक आई है, सिलेक्शन तक की भी अच्छी बुक आई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। उनके कल्चर को लेकर बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे जोधैया बाई है, बैगा बाई है, जो भी पीएससी के स्टूडेंट है बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे जो मैं बोल रही हूँ। जोधैया बाई है, बैगा बाई है, भूरी बाई है, और जनजातियों के जो 1857 की क्रांति में जो योगदान पूछे हैं, भीमा नायक, टांट्याविल, ऐसे उनके प्रश्न बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। और पिछली बार से बजट के क्वेश्चन भी अब बहुत ज्यादा पूछने लग गए हैं। इस बार प्रीलिम्स में जो इकोनॉमी की यूनिट अलग से भी डाल दी है, जिसका वेटेज अब बढ़ गया है। तो यदि हम सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो हमें लगभग मोटा-मोटा आइडिया लग जाता है कि प्रीलिम्स किस प्रकार का होने वाला है। और उसके लिए फिर मैं ये कहूँगी कि रिवीजन के लिए बार-बार है कि आप बार-बार चीज़ों को रिवाइज़ करिए, छोटे-छोटे पर्चे बनाकर दीवारों पर चिपकाइए। ये मेरा तरीका हुआ करता था प्रीलिम्स का कि मैं ज़्यादातर ग्रुप स्टडी में भरोसा करती थी। हम लोग का 3 लोगों का ग्रुप होता था जो हम लोग साथ में प्रीलिम्स पढ़ते थे। उससे ये रहता था कि हम छोटे-छोटे ट्रिक्स बना लेते थे, जिससे क्या होता था कि बहुत फ़नी तरीके से चीज़ें याद भी हो जाती थी। कि जैसे 3 लोग बैठे हैं तो तीनों के अलग-अलग आइडियाज़ होते हैं, अलग-अलग क्रिएटिविटी होती है। तो तीनों के आइडिया जब एक साथ मिल जाते हैं तो आउटपुट और बढ़ जाता है। तो ग्रुप स्टडी का हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ था। तो मैं कहूँगी कि यदि आप लोग के ऐसे यदि ग्रुप हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट वाला, तो आप ग्रुप स्टडी से चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि छोटे-छोटे पर्चे बनाइए, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है कि ईयर्स में कभी आगे पीछे ऊपर-नीचे हो जाता है। 2014 की 15, 96 से 97, छोटी-छोटी चीज़ों में छोटे-छोटे कन्फ्यूज़न होते हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि बार-बार रिवीज़न किया जाए। उसके लिए दीवारों पर पर्चे वगैरह चिपका लेती थी मैं, तो उससे क्या होता था कि रिवाइज़ होती रहती थी चीज़ें। तो ऐसे आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। तो कंक्लूड यदि मैं प्री की तैयारी को यदि मैं करती हूँ, तो उसका बेसिक यही है कि आप बार-बार चीज़ों को रिवाइज़ करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप हमेशा साथ में रखिए और सिलेबस की लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है। लाइन टू लाइन में क्वेश्चन आते हैं, आप एनालिसिस करेंगे तो समझ में आ जाएँगी चीज़ें। बजट को लेकर क्वेश्चन आ रहे हैं, खनिज को लेकर, नदियों को लेकर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जनगणना से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक लगभग 70% आपको चीज़ों का आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। अब जो रही बात 30 क्वेश्चन की, तो 30 क्वेश्चन में आप थोड़ा-सा तुक्का, थोड़ा-सा इंट्यूशन, थोड़ा-सा एलिमिनेशन, ऐसी कुछ चीज़ें अपनाएँगे तो आपका प्रीलिम्स करीबन 80 के ऊपर चले जाएगा। तो हमको तैयारी करनी है उन 70 क्वेश्चन की, और जो बाकी 30 क्वेश्चन में से करीबन 15 क्वेश्चन इंट्यूशन पे बनेंगे और बाकी 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन एलिमिनेशन से बनते हैं और बाकी 10 क्वेश्चन तो कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आते, तो वो तुक्के लगते हैं। फिर वो तुक्के में ऐसा है कि सही बैठ गया तो बैठ गया, नहीं तो नहीं बैठा। तो प्रीलिम्स का यही है कि आप बार-बार टेस्ट भी इसमें बड़ी-बड़ी भूमिका है। कुछ लोग टेस्ट लगाते हैं प्रीलिम्स का, कुछ लोग नहीं लगाते। मैं यदि पर्सनली अपना बताऊँ तो मेरा टेस्ट सीरीज़ वाला रहा है, मैं टेस्ट सीरीज़ देते रहती थी। लेकिन टेस्ट देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं कहूँगी कि टेस्ट का एनालिसिस है। कि किस पोर्शन से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस पोर्शन के क्वेश्चन हम ठीक-ठीक कर पा रहे हैं, किस पोर्शन के क्वेश्चन में हमें सिर्फ कन्फ्यूज़न बस हो रहा है, पढ़ा बहुत है लेकिन कन्फ्यूज़न बस हो रहा है। एक बार आप टेस्ट देते रहेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे तो चीज़ें समझ में आती जाएगी। और प्री की स्ट्रैटेजी में एमपी सबसे बड़ा रामबाण है, तो एमपी को आपको एकदम साथ में लेके चलना है, डेली पढ़ना है। एमपी मतलब ऐसा है कि इस बार तो ज़्यादा वेटेज बढ़ा भी दिया एमपी का, तो एमपी आपका एकदम उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है और बाकी यूनिट्स को आप एमपी के पैरेलल लेके चल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। अब इसके बाद हम बात करेंगे मेंस पे। तो मेंस का अभी तक के मैंने चूँकि 2020 के सिलेबस से दिया है तो मैं उसका ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊँगी। खैर प्रीलिम्स 2020 का सिलेबस हो या 2024 का, स्ट्रैटेजी और अप्रोच जो होती है मेंस की वो तो लगभग सेम ही होनी है। तो ये समझे कि मेंस के लिए हमें लिखना है, तो लिखने के लिए ज़रूरी है कि हमारी स्पीड अच्छी हो और हमारा कंटेंट अच्छा हो और मैनेजमेंट एक जो बोलते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा हो। तो मेंस के लिए ये चीज़ है कि हमें पहले ये समझना है कि 6 दिन पेपर होने हैं, मतलब 6 दिन हमें हमारे दिनचर्या को भी एक प्रॉपर मैनेज करना है ना? तो उन 6 दिनों के लिए तैयारी करनी है, तो 6 दिनों में रिवाइज़ कैसे करना है, उन दिनों को मैनेज करना है, तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले से तैयारी हो। तो मेंस के लिए ज़रूरी है कि आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि कंटिन्यू पेपर होते हैं, 10-10 यूनिट्स होती हैं, तो फिर चीज़ें रिवाइज़ नहीं हो पाती। और जब तक चीज़ें रिवाइज़ नहीं है तो पेपर में तो इतना बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है कि हम थोड़ा सोचें, थोड़ा रिकॉल करें, क्योंकि जितने समय में हम सोच रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे छूट जाता है, क्योंकि स्पीड और प्रेशर दोनों हमें मैनेज करनी है। तो मेंस के लिए ज़रूरी है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएँ और उन्हें बार-बार रिवाइज़ करते रहें। और मेंस का थोड़ा-सा स्मार्ट आपको ये लेके चलना है कि आप तो यूनिट वाइज़ कर दिया है चीज़ें, तो हर यूनिट से क्वेश्चन आने हैं, तो हर यूनिट को समान महत्व देना है आपको। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होता है, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में ही बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री नहीं, जैसे 2020 के सिलेबस में जैसे वो जीआईएस जीपीएस वाली एक यूनिट थी, 4th यूनिट थी जल प्रबंधन वाली, तो वो छोटी-छोटी यूनिट्स थी और उनसे हर बार क्वेश्चन आते थे। वैसे हिस्ट्री में बात की जाए तो जो 5वीं यूनिट थी स्वतंत्रता आंदोलन वाली, 4थी यूनिट और 5वीं रियासतें वाली,
तो इसमें रिवाइज करते टाइम या नोट्स बनाते टाइम या टेस्ट देते टाइम हमेशा ये चीज़ याद रखें कि हर यूनिट का समान महत्व है, तो क्यों ना हम ज़्यादा यूनिट्स को कवर करने पे ध्यान दें, बजाय कि किसी एक यूनिट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की। तो थोड़ा-सा जब आप पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा-सा एक स्मार्ट तरीका आपको अपनाना चाहिए कि जो छोटी-छोटी यूनिट्स हैं, उनको सबसे पहले कर लें, ताकि हम एक सेफ ज़ोन में एटलीस्ट पहुँच जाएँ और फिर जो बड़ी यूनिट्स हैं, उनको करते जाएँ। और जो नोट्स बनाने का भी जो तरीका है, उसमें पूरी यूनिट्स के हर यूनिट के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ टॉपिक जो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, रिवाइज़ करने में दिक्कत हो रही है, आप उसी यूनिट के बना सकते हैं। और जो यूनिट आपको थोड़ी ईज़ी लगती है, तो उसको तो आप सीधे रिवाइज़ करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ तो मैंने सारे यूनिट के नोट्स नहीं बनाए थे। कुछ यूनिट के नोट्स मैंने बनाए थे, कुछ फ्रेंड के पास से पढ़ लिए थे, तो कुछ सिर्फ़ पर्चों के माध्यम से काम चला लिया था। तो इस टाइप की चीज़ें चलती रहती है। जहाँ पे थोड़ा मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ये वीक है, तो उसी के नोट्स मैं बनाती थी। तो इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं और मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो शुरुआत के 3 पेपर तो सब लोग महत्व देते ही हैं, उसके साथ-साथ ज़रूरी कि लास्ट के 3 पेपर्स पे ज़्यादा महत्व दिया जाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। एसे का हो गया, हिंदी का हो गया, एथिक्स का हो गया, तो इस पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मेंस के लिए हमें ऐसा है कि देखिए मार्केट में जो नोट्स चल रही है, सभी लोग वही नोट्स पढ़ रहे हैं, है ना? तो हमें यदि बाकी स्टूडेंट के आंसर से हमारे आंसर को थोड़े यदि अलग बनाना है, तो कुछ अलग चीज़ें करनी भी पड़ेगी। उसके लिए कैसे कर सकते हैं कि मेंस में नंबर बढ़ाना है बाकियों की तुलना में, तो फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, पाई चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, छोटे-छोटे ग्राफ बना सकते हैं और फिर करंट ऐड कर सकते हैं। निष्कर्ष में अपना कुछ एफर्ट्स डाल सकते हैं। जैसे मेरा हमेशा ये रहता था, मैं अपने आंसर को अलग बनाने के लिए मेरा फ्लो चार्ट वाला बहुत चलता था। फ्लो चार्ट बनाया, इंडिया का मैप बनाया, ऐसे जहाँ पर भी ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में तो लगभग क्वेश्चन में इंडिया के मैप और एमपी का मैप यदि आवश्यकता है तो ज़रूर बनते थे। मतलब ज्योग्राफी का बहुत ही कम ही क्वेश्चन ऐसा होता था जिसमें कोई फ्लो चार्ट नहीं है। तो मेंस में मेरा फ्लो चार्ट वाला बहुत रहता था और दूसरी चीज़ ये है कि करंट से मैं जितना पॉसिबल हो उसको ऐड कर पाऊँ ये भी रहता था और मैं अपने सारे एफर्ट्स डालती थी प्रस्तावना जो होती है हमारी और निष्कर्ष में। तो प्रस्तावना में जैसे मेरा ये रहता था कि थोड़ा-सा कुछ फैक्ट के माध्यम से मैं प्रस्तावनाओं को शुरू करूँ या फिर जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए तो पॉलिटी वाली चीज़ें मैं किसी के स्टेटमेंट से शुरू कर दूँ। महात्मा गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, अम्बेडकर जी इनके स्टेटमेंट से कुछ चीज़ें निर्वाचन से रिलेटेड, संतानम कमेटी हो गई, ऐसी चीज़ों से शुरू करूँ मतलब कुछ डेटा, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी करंट की चीज़ें मैं ऐड करने का उसमें ज़रूर ट्राई करती थी। जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन यदि हो गए तो मैं ज़रूर ट्राई करती थी कि विधि आयोग की कुछ रिपोर्ट उसमें लगा दूँ या सेकंड एआरसी की रिपोर्ट उसमें लगा दूँ और श्रृंखला समिति की रिपोर्ट में काफ़ी बार उसमें कोट करती थी। एडीआर की रिपोर्ट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है पॉलिटी के क्वेश्चन के लिए और यही सेम चीज़ें मैं एथिक्स में भी कर देती थी कि एथिक्स में जैसे कुछ ऐड ऑन जैसे अपनी चीज़ें होती क्योंकि यही चीज़ें हमें बाकी से थोड़ा-सा नंबर दिला देती एज दिला देती है। तो मेरा एथिक्स में भी यही होता था कि जो वर्तमान में जितने भी पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी हो गए, कलेक्टर्स हो गए, उनके जो अच्छे-अच्छे काम हैं, उनके माध्यम से उन्हें कोट करके उन्हें ये बताया कि समाज सेवा उन्होंने किस प्रकार से की, तो ऐसे। तो मैंने ऐसे ही करती थी। जैसे मैं फाइनल मेंस के पेपर में भी मैं वो जो अभी ईरान की नरगिस मोहम्मदी जी है, जिन्हें शांति का भी नोबेल मिला है। तो मैं ये चीज़ कोट करके आई थी वहाँ पर, जो सोनू सूद जी ने जिस प्रकार से कोविड में सहायता की है, तो मैं ये एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम में भी मैं कोट करके आई थी, मुझे एक जगह मौका मिला था तो। और ये चीज़ मैं ऐसे में भी डाल के आई थी। मतलब पीएससी की तैयारी का ऐसा नहीं कि आपको जो बुक में सेंट्रिक आपको नॉलेज मिल रहा है, आप वही ले। पीएससी की तैयारी का मैंने अपने व्यक्तित्व में पाया कि मैं तैयारी को तैयारी नहीं करी थी, मैं एक्चुअली उसे जी रही थी। जैसे मैं चीज़ें देख रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रही है कि मैं इसे आंसर में कैसे यूज़ करूँ, मैं इसे अपनी तैयारी में कैसे यूज़ करूँ। जैसे मेरे साथ ये हो रहा था कि जैसे मैं हूँ और बगल वाले रूम में जो टंकी होती, पानी की टंकी भर जाती, तो वो कैसे मैसेज आता है ना कि पानी की टंकी भर गई है, इसे बंद कीजिए। है ना? ये वाला मैसेज आता है, तो फिर मेरा ऐसा क्लिक हुआ कि जब जल संरक्षण वाला सारा मार्च में जो टॉपिक होता था, उसमें मेरे पॉइंट यदि खत्म हो गए थे, 3-4 पॉइंट लिखा और खत्म हो गए थे, तो फिर मैंने वो इसके लगा कि ऐसे लगा दिया कि घरों में ऐसे सूचक यंत्र लगाए जाने चाहिए ताकि पानी व्यर्थ ना बहे। तो ऐसे मतलब हर चीज़, जैसे न्यूज़पेपर में भी चीज़ें आ रही है, तो उसको पढ़ते से जो न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज होता है, तो जो गवर्नमेंट की योजनाएँ होती हैं, प्रॉपर बाकायदा फ्लो चार्ट में भी दी हुई होती है। कि खासतौर पे ऐसे भी हाल ही में बहुत सारे न्यूज़पेपर में ऐसा आ रहा था कि मध्य प्रदेश में ऐसी क्या संभावनाएँ हैं जिसकी वजह से यहाँ पर उद्योग स्थापित किए जाए। तो यही हमारे मेंस का प्रश्न हो जाता है कि उद्योग के स्थापना के लिए मध्य प्रदेश में क्या-क्या संभावनाएँ हैं, क्या-क्या उद्योग है, बागवानी के लिए क्या है। तो मतलब ऐसा है कि आप सिलेबस को इतने अच्छे से आप आत्मसात कर लीजिए अपने इसमें कि आपको बाहर की चीज़ें भी सिलेबस से आपको कनेक्ट नज़र आएगी, हर चीज़ आपको कनेक्ट नज़र आएगी। तो तैयारी का मेरा ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स आप जब सोचना शुरू कर देंगे, तो आपको जब मेंस में एट द टाइम हमें आंसर लिखने होते हैं, एट द टाइम हमें ऐसे के टॉपिक्स कभी आ जाते हैं, तो तुरंत के तुरंत हमें फ्रेम करने होते हैं, तो वो चीज़ आपको आने लग जाएगी।
तो ये चीज़ हमारे एथिक्स की हो गई। तो मैंने कोट भी किया था, जैसे एथिक्स का पेपर हुआ था तो मैंने पी नरहरि राव जी को कोट किया था, जिन्होंने ग्वालियर में दिव्यांगों के लिए काफ़ी अच्छे कार्य उन्होंने करवाए थे। स्व सहायता समूह सर हमारे इसमें जो टॉपिक था उसमें मैंने, जैसे मेरी मम्मी स्व सहायता समूह में है, तो स्व सहायता समूह वाली चीज़ों का लगभग मुझे आइडिया है। तो मैं स्व सहायता समूह जब भी पढ़ती थी तो मम्मी वाली जो मुझे चीज़ें याद आ जाती थी, जो मेरे बैकग्राउंड में रही है, वहीं से मैं कोट करती थी कि इनके लिए आजीविका मार्ट बन रहा है, इनके लिए 1992 में जो प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो हर चीज़ मतलब ऐसे जो बेसिक जो मतलब व्यावहारिक नॉलेज है, उससे मेरे आंसर काफ़ी एनरिच होते जा रहे थे धीरे-धीरे। मैंने सोचा कि 2-3 साल से लगे हैं, तो ऐसा था कि जो बुक में लिखा है वो तो पढ़ ही रहे हैं, बाकी ओवरऑल ऐसा भी नॉलेज रखते गए तो उससे चीज़ें एनरिच होती गई। और ये एक ऐसी चीज़ थी कि ये मौलिक थी, ये चीज़ें मेरी और मेरे सामने वाले कैंडिडेट या फिर मेरे पीछे वाले कैंडिडेट से मैच नहीं होगी, तो एग्ज़ामिनर को लगेगा कि ये थोड़ा-सा अलग है, तो वो नंबर भी देते थे। तो ऐसी कुछ चीज़ें रही हैं, तो मेरा वही है कि कंक्लूड करते रहें, तो कंक्लूड यदि मैं करूँ तो यही है कि तैयारी जो है आपको सिलेबस को अच्छे से करना है आपको, और ओवरऑल नॉलेज रखना है, बुकिश नॉलेज तो रखना ही रखना है, तो करते रहना है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे अभी 2023 का जो मेंस हुआ तो उसमें टॉपिक ऐसे आए थे, मादक पदार्थ हमें ऐसे लिखना था। मादक पदार्थ पे ऐसे तो ठीक है कि मैंने लिखा कि टॉपिक नॉर्मल है तो मैं लिख लूँगी, ऐसा मुझे लगा, तो मुझे लगा ठीक है। तो उसमें मैंने कुछ 2-4 लाइनें जो ये ऐड की थी, वो मुझे ऐसा था कि मैंने कभी तैयार नहीं की थी। वो लाइन कुछ-कुछ मैंने एट द टाइम बनाई थी, और कुछ मैं कॉलेज में मैंने स्पीच बोला था इसी टॉपिक पे कि नशा मुक्ति, क्योंकि मैं बताया मैं एनएसएस में रही हूँ, तो वहाँ पे मैंने नशा मुक्ति पे स्पीच दिया था कॉलेज में। तो वहाँ की मुझे कुछ लाइन याद थी, और वो निबंध लिखते समय मुझे एज़ इट इज़ याद आ गया, तो मैं वो की लाइन लाइन जैसे की वैसी मैं वहाँ चिपका के आई हूँ, 4 लाइनें थी, तो मुझे बहुत, तो ऐसा मतलब वो कोई भी नॉलेज कभी भी काम आ जाता है, तो आप ऐसा है कि जहाँ पे जो है तो आप करते रहिए और उसको अपनी तैयारी से जोड़ते रहिए, तो वो चीज़ें आपको काम आती रहेगी। तो मेंस का ये था कि मेंस के लिए सबसे पहले आपको तो अपनी राइटिंग पे ध्यान देना है, राइटिंग ठीक-ठीक सी बननी चाहिए। जैसे मेरी राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी शुरुआत में कि मेरा र और मेरा ट सेम ही बनता था। तो उसके लिए मैं जब भी मैं टेस्ट देती थी तो मुझे हमेशा वर्ण सुधारी कह के मुझे हमेशा रिमार्क मिलते थे। तो फिर मैंने उस पे काम किया, मैंने बार-बार 3 रूलिंग कॉपी बोलते हैं शायद उससे जो बच्चे लिखते हैं उसमें, उसमें मैंने अपने र, ट बहुत लिख के देखे थे, जैसे बच्चे क लिख के देखते हैं, क्योंकि बार-बार नंबर मुझे लगा कट ना जाए मेरे नंबर, और मैं अपने मेंस में एक भी वो कमी नहीं छोड़ना चाहती थी जिसकी वजह से मेरा ये अटेम्प्ट खराब हो। क्योंकि हम जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं वहाँ पर हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। इसलिए मैं प्रयास करती थी कि जो भी मेरे सीनियर्स हुए हैं, मैं उनके हर उन अनुभवों को अपने तैयारी में शामिल करूँ, जिसकी वजह से मुझे ये मतलब ये गलतियाँ रिपीट ना करूँ। मुझसे नहीं गलतियाँ हो तो स्वीकार्य है, क्योंकि मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ, मेरे पहले शुरुआती अटेम्प्ट चल रहे, तो गलतियाँ ठीक है, मैं गलतियाँ करूँ ठीक है, लेकिन उन गलतियों को मैं रिपीट ना करूँ जो कि मेरे सीनियर्स ने करी है। तो यहीं के इसी क्लासेस के सीनियर्स मेरे संपर्क में आज भी है, और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि वो लोग मेरे संपर्क में आज भी, क्योंकि उन्होंने जो गलतियाँ की उन्होंने मुझे एज़ अ छोटी सिस्टर बताया भी, और मैंने एज़ अ ऑनेस्टली उन चीज़ों को स्वीकार किया। उन्होंने ही मुझे बताया कि प्रीलिम्स की परीक्षा में ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि आयोग जो है करंट ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्पेसिफिक वे में देंगे, कभी-कभी या तो बहुत पुराने दे देते हैं, या तो कभी बहुत ईज़ी दे देते हैं जो तुरंत बन जाते हैं, या तो फिर ऐसे देते हैं कि बनते ही नहीं है। तो उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने ये बताया कि एग्ज़ाम से प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले 1 रात पहले प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा दिमाग एक्टिव नहीं होगा, हम ठीक से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। शॉर्ट नोट्स बनाना, टेस्ट देना, ये सारी चीज़ें भी मुझे उन्होंने ही बताई। क्योंकि मुझे भी कुछ भी नहीं पता था, फिर धीरे-धीरे सबके संपर्क से और सर के मार्गदर्शन से, और शुभम सर जी हो, राणा सर जी हो, बघेल सर जी हो, यादव सर जी हो, सबसे चीज़ें पता चलती गई, और फिर मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा। तो सबने मुझे जो-जो चीज़ें बताई धीरे-धीरे, तो उन चीज़ों को मैं आत्मसात करती गई, तो चीज़ों में सुधार होता गया। तो यही मेरा रहा है। तो आप लोग भी यदि मेंस अपीयर करें या प्रीलिम्स अपीयर करें, तो कोशिश ज़रूर कीजिए कि जो भी आपके सीनियर्स रहे हैं, पास हो, फेल हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम अपीयर किया है, 1-2 नंबर से उनका छूट भी गया है, तो उन्हें जज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एज़ अ ज्ञान का सागर है। उनके पास बहुत अनुभव है, निश्चित रूप से आने वाले 1-2 सालों में वो बहुत अच्छी जगह पर होंगे। तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से बेहतर तरीके से बता पाएँगे, उतना तो शायद मैं भी ना बता पाऊँ। क्योंकि उन्होंने गलतियों से सीखा है, उन्होंने गलतियाँ की है, तो वो ज़रूर आपको ये बता पाएँगे कि वो कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो मैंने ये चीज़ें हमेशा से तैयारी की शुरुआत से साथ में रखी है। तो आप भी ये चीज़ केवल पीएससी की तैयारी में नहीं, और भी दूसरे एग्ज़ाम की आप यदि तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको काम आने वाली है। तो जो सीनियर्स रहे हैं, उनके आप संपर्क में बने रहिए, उनसे पूछते रहिए और अपनी तैयारी को बार-बार इवैल्यूएट करते रहिए। चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यूज़ हो, तो ये चीज़ें आपको करते रहनी है। तो एक बार फिर से मैं बोलूँगी कि मेंस के लिए आपको बहुत सारे टेस्ट लिखने हैं, बहुत सारे मतलब स्पीड आपको ठीक-ठीक रखनी है। आपको एग्ज़ाम का प्रेशर थोड़ा मैनेज करना है, तो उसके पहले आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से चीज़ें सुधर जाती है।
और शॉर्ट नोट्स बनाना है, बार-बार रिवीजन करना है और जो मेंस का सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और उसे अपने दैनिक रूटीन में भी एकदम शामिल कर लेना है, एकदम ज़हन में बस जाए ऐसी एकदम सिलेबस। तो एक बार आप ऐसे कर लेंगे ना तो आप निश्चित रूप से शुरुआती टाइम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये मेरा हो गया मेंस का। अब रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए जो चीज़ें थी, इंटरव्यू की चीज़ें मेरी बैकग्राउंड से ही रेडी हुई है। मतलब मेरा ऐसा नहीं कि मैंने, क्योंकि मुझे 1 ही महीना मिला था इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मेंस हुए थे जस्ट और 29 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू के लिए मुझे खैर ज़्यादा समय नहीं मिल पाया था क्योंकि मेंस था। तो इंटरव्यू के लिए पता चला कि अब हमको वर्बल कम्युनिकेशन करना है, तो मेरा एक चीज़ बताया मैंने कि जैसे हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे, तो किसी से किसी कोई चीज़ नहीं बन रही, किसी से बन रही, तो हम लोग क्या करते थे, समझाते थे। समझाना है मतलब हम किसी को एकदम अच्छी भाषा में उससे हम बात कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है, तो वहाँ पे हमारे धीरे-धीरे शब्द सुधर रहे हैं। और जब हम समझा रहे हैं मतलब हम किसी अच्छे टॉपिक पर ही बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही हमें इंटरव्यूअर को भी समझाना है। तो ग्रुप स्टडी के माध्यम से वो चीज़ मेरी ठीक-ठीक थी, ऐसा मैंने पाया ऐसा करके। और फिर जैसे एनएसएस वगैरह में भी काम वगैरह किए थे, तो वहाँ पे भी आइडिया था कि हम लोग जैसे मंच संचालन वगैरह करना है, तो मेरे को स्टेज फ़ियर उतना नहीं था। मैंने पाया ऐसा। और फिर जो भी इंटरव्यू की बेसिक चीज़ें होती है कि न्यूज़पेपर वगैरह से करंट से हमें अपडेटेड रहना है, बालाघाट की बेसिक जानकारी रखनी है और जो भी हमारे डैप में जो चीज़ें वर्णित है, उनके बारे में अपनी जानकारी रखनी है। तो वो सारी चीज़ें मुझे सर से पता चली। कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे इंदौर में मॉक इंटरव्यूज़ दिए, वहाँ से पता चली। तो वहाँ पे लोगों में जो ग्रुप थे वहाँ पे सीनियर्स, तो यहाँ पर भी मैंने सीनियर्स के साथ ही चीज़ें करी हैं। जो इंटरव्यू वाला जो ग्रुप था उसमें भी काफ़ी सीनियर्स थे, शायद मैं ही सबसे वहाँ पे जूनियर मतलब कैंडिडेट थी। तो वहाँ पर उनके साथ उनसे मैं अपने आंसर्स उनको सुनाती थी बोलकर कि मेरा, मैं बार-बार पूछती थी कि भैया मेरा फेशियल एक्सप्रेशन ठीक है क्या नहीं? मेरी भाषा में कॉन्फिडेंस है क्या नहीं? मेरे शब्द क्लियर है क्या नहीं? मेरी आवाज़ की पिच ठीक है क्या नहीं? मतलब हर चीज़ मैं उनसे इवैल्यूएट करवाती थी। और ग्रुप में फिर वो लोग भी अपने आंसर बताते थे। फिर हम ओवरऑल बैठ के एक आंसर का जो एक स्टैंड होना चाहिए वो प्रिपेयर करते थे। ऐसे मेरे इंटरव्यू की तैयारी हो गई। तो इंटरव्यू के लिए इतना है कि आपको ना जो आपकी पर्सनैलिटी है वही आपको पेश करना है, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं कि वो आपको देखते से ही समझ जाते हैं कि क्या आपका व्यक्तित्व है। तो हम उन्हें बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं बना सकते और नहीं बनाया जाना चाहिए, नहीं तो आपका जो इंप्रेशन होता है और खराब होता है। तो जो आपकी पर्सनैलिटी और जिस भाषा में आप बात करते हैं उसी भाषा में आपको बात करनी है। अब ये चीज़ होता है, लोगों के मन में प्रश्न आते हैं कि जो उनका सब लोग गाँव ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनकी भाषा में थोड़ा लोकल टच होता है, तो वो चीज़ रखे क्या नहीं? क्योंकि कोई कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ बच्चा तो उसकी भाषा में इंग्लिश आती है, हमारी भाषा में ग्रामीण टच आता है। तो इसको लेकर अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारे लिए बहुत ही प्राउडफुल है कि हम गाँव से रहे हैं, तो गाँव वाली चीज़ें, गाँव वाला कल्चर तो हमारे रहन-सहन में आएगा ही, तो उसको लेके एकदम प्राउडफुल रहना है। इस चीज़ को लेके अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन उसके लिए ज़रूरत नहीं है। वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी संस्कृति को दिखा रहा है। ये चीज़ें हम इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि हमारा हिंदी से टच है। जो लोग बुंदेलखंड से हैं, जो लोग निमाड़ से हैं, उनकी भाषा में ज़्यादा ये टच आता है, रीजनल टच जिसे बोलते हैं। तो वो चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो जो आपकी भाषा है, जो आपका व्यक्तित्व है वैसे ही, बस इतना है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है क्योंकि हम हमारी योग्यता है कि हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो हमें कॉन्फिडेंट रहना है, डरना बिल्कुल नहीं है। और जो भी हमारा स्टैंड है क्लियरली उनके सामने रखना है और बेसिक चीज़ों की जानकारी रखनी है और जहाँ नहीं आता उसमें एकदम विनम्र होके क्षमा माँग लेना है। उससे ज़्यादा इंटरव्यू कुछ नहीं, बस नॉर्मल बातचीत से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं है। बस ऐसा है कि वो चूँकि नंबर दिलाता है इसलिए थोड़ा-सा प्रेशराइज़ वहाँ पर हम हो जाते हैं। पर 1-2 बार आप मॉक इंटरव्यूज़ देंगे तो वो चीज़ें भी ठीक हो जाती है। तो ओवरऑल ये प्री मेंस इंटरव्यू था, थोड़ा-सा लंबा हो गया, पर मैं चाह रही थी कि हर वो बेसिक पॉइंट आपके बीच में मैं साझा करूँ जो मैंने अपनी तैयारी में नोटिस करी है और इस सेशन के माध्यम से हर वो छोटी चीज़ आपके बीच में उभर कर आ जाए ताकि ये चीज़ आप लोग गलतियाँ ना करें। इसलिए मैंने थोड़ा पर अच्छा लग रहा है कि मैंने सारी वो चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, अब बताइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तैयारी से रिलेटेड किसी के डाउट हो तो बताइए। कांग्रेचुलेशन मैम, आप अपनी सफलता के पीछे सबसे ज़्यादा स्पीड थैंक यू सो मच। मेरी सफलता में सबसे पहला श्रेय तो मेरे परिवार को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस तैयारी में, चूँकि 3 साढ़े 3 साल का सफ़र था, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा से हर चीज़ सपोर्टिव रही है। कई बार चीज़ों ने तोड़ने की भी कोशिश की, तो उनका हमेशा सपोर्ट बना रहा और इसके साथ ही गुरुजनों का बहुत सपोर्ट बना रहा। इसमें मैं स्पेसिफ़िक टीम लक्ष्य के सारे टीचर्स को अपना योगदान देती हूँ अपनी इस तैयारी का। साथ में मेरे स्कूल के भी कुछ टीचर्स रहे हैं, उनका पूरा योगदान है। इंदौर के भी कुछ टीचर्स रहे हैं, जिनका योगदान रहा है। तो मेरी फैमिली को, मेरे टीचर्स को, मेरे दोस्तों का काफ़ी सपोर्ट रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी-कभी मेरी फाइनेंशियली भी हेल्प की है, मॉरली भी हेल्प की है, तो इन सभी को मेरी इस तैयारी का श्रेय जाता है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लक्ष्य परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम मध्य प्रदेश सेवा की प्रतिष्ठित सेवा में आपका चयन हुआ और मैम प्रतिबिंब है कि जो बालाघाट में मध्यम वर्गीय परिवार में और बालिकाओं के लिए आगे कैसे बढ़ा जाए उसके एक प्रतिष्ठित सेवा में चयन हुआ है इनका। तो एक प्रतिबिंब है बालिकाओं के लिए, हमें भी आपको भी किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।